बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ कल रात एक बार फिर जिसकी उम्मीद थी कि हुआ, खबर ये आई कि पेट्रोल जो है वो एक बार फिर महंगा किया गया है। पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ाई गई है और ये कहा जा रहा है कि आलमी जो मंडी है उसमें तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही थी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने बिलाखिर कीमतें बढ़ा दी। बिल्कुल, पेट्रोल 2 रुपये 13 पैसे महंगा हो गया और नई कीमत 110 रुपये 69 पैसे जो है वो फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल भी महंगा हो गया, लाइट डीजल ऑयल भी महंगा हो गया और मिट्टी के तेल यानी कि तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है। और अब ये ऐसा लग रहा है, अवाम भी ये कह रहे हैं कि बजट के बाद जो है वो अब नया महंगाई का तूफान आने वाला है, क्योंकि आप हमेशा से जानते हैं कि जब जब पेट्रोल महंगा होता है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बाकी चीजों पर, वो खास तौर पर जो फूड आइटम्स हैं, आपकी सब्जियां हैं, आपके फल हैं, वो महंगा हो, क्योंकि कैरेज में डाल देते हैं जी। पेट्रोल महंगा हुआ तो कैरेज जो है प्राइस बढ़ गई है। लेकिन हमने ये भी देखा कि जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो तब ये असरात जो है आवाम तक नहीं पहुंचते। तो ये बड़ी एक क्वेश्चनेबल बात है और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि जब कीमतें 1 रुपया बढ़ती हैं, 1 रुपया आलमी मंडी में बढ़ रहा है तो हमारा बढ़ाना बहुत अगर कीमत बढ़ती है तो उसकी वजह से आवाम पर कितना प्रेशर पड़ता है ये भी देखना चाहिए। और जब 1 या 2 रुपए कीमत कम होती है तब क्यों नहीं कोई असर पड़ता, ये भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट कैसे देखे, ऐवान में वो नुमाइंदे जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कैसे देखें कि गरीब आवाम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको तो आपस की लड़ाई, और लड़ाई भी क्या है, हंगामे से फुर्सत ही नहीं। कल क्या हुआ असेंबली में आपने देखा, और किस कदर गलीज जबान का इस्तेमाल किया गया। शर्मसार किस्म का बिहेवियर जो है वो हमें कल नजर आया। बिल्कुल, बहुत अफसोस हुआ जी। ऐसा लगा कि ये नून लीग और पीटीआई के दरमियान ऐसी जंग थी जिसमें सिर्फ वेपन इस्तेमाल नहीं हुए, बाकी हर तरह का जो है वेपन जो है वर्बल वेपन इस्तेमाल हुआ है। फिर हमने ये भी देखा है कि कल बहुत सीनियर सियासतदान जो थे वो भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहे थे। सिंध का 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश कर दिया गया है। तनख्वाहों में 20% और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है, जबकि गैर तरक्याती अखराजात में 34% कमी का भी हदफ रखा गया है। इसके अलावा आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कौमी असम्बली में जो हंगामा हुआ और हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जानिब से बजट की कॉपियाँ एक दूसरे पर फेंकी गई, मार कुटाई, गालम गलोच, सीटियाँ और शदीद नारेबाजी। गैर पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल करने वाले अरकान को आज ऐवान में दाखिल की इजाज़त नहीं होगी, स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐलान किया है। और कुछ बात करते हैं कोरोना की। कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 40 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.46% तक पहुंच गई। इसके अलावा आज प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। 2 रोज से वैक्सीनेशन का अमल तातुल का शिकार। उधर कराची के एक्सपो सेंटर में भी कोरोना की चीनी वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई है। ये तो था हमारा प्रोग्राम का रनडाउन जो हम करेंगे और इसी के साथ बाकायदा आगाज भी करेंगे। और अगर हम बात कर लें सिंध असम्बली में जो कल बजट पेश किया गया है, और बजट पेश किया है वज़ीर आला सिंध ने बतौर वज़ीर ख़जाना, और इस बजट के दौरान हंगामा तो खूब हुआ और इतना हंगामा हुआ कि बजट तकरीर के दौरान वज़ीर आला जो वज़ीर ख़जाना भी हैं वो जवाब भी देते रहे, उनके नारों की, उनकी चीज़ों के जवाब भी देते रहे और फिर बजट कंटिन्यू भी रहे। और साथ साथ बजट के हवाले से भी उन्होंने डिस्कस किया। इस पर भी हम आज बात करेंगे कि आखिर ये हंगामे हुए क्यों। लेकिन चूंकि बजट की बात हम कर रहे हैं तो बजट पर आपको बताएं कि 1477 तकरीबन 1478 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है सिंध की गवर्नमेंट की जानिब से। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे सबसे ज़्यादा लगी है, जो कि हमने हेडलाइंस में भी जिक्र किया है, वो है 20% सैलरी रेज किया गया है, जो कि विफाक और पंजाब में 10% था, जबकि कम से कम उजरत 25,000 रखी गई है। ये भी एक अच्छा कदम है। बिल्कुल, एंड आई थिंक ये सबसे आगे बढ़ गए फेडरल से भी और पंजाब से भी। और सिंध हुकूमत ने एक गरीब आदमी की सुनी, क्योंकि सैलरी में जब लास्ट टाइम इजाफा नहीं हुआ था तो दे हैड द आइडिया, उस वक्त भी इंक्रीज किया गया था। और अब आप देखें 25,000 रुपए मजदूर की उजरत मुख्तस कर दी गई है, जो पंजाब में भी 20,000 की गई है। इसके अलावा सिंध हुकूमत मुलाजिमीन मा सिवाय पुलिस कांस्टेबल के ग्रेड 1 से 5 तक जाती अलाउंस भी मुतारिफ कराया गया। और बजट का जो कुल हुजम था वो 1477 अरब रुपए रहा और खसाने का तखमीना जो है वो तकरीबन 25 अरब 738 रुपए लगाया गया। सूबाई बजट में 19.1% इजाफा हुआ। और अगर हम इसी बजट के डेवलपमेंट फंड की बात कर लें तो तरक्याती अखराजात जो है उसमें भी क्लियरली इजाफा किया है। बिल्कुल, इसमें भी इजाफा किया गया है। डेवलपमेंट बजट 329 अरब रखा गया है। और फिर जो कि सब लोगों की नज़र होती है अक्सर कि क्या किया जाएगा, वो है जी एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर। तो एजुकेशन में 14% इजाफे से
270 अरब रुपए रखे गए और सेहत के लिए 29% इजाफा किया गया और 172 अरब रुपए सेहत के लिए रखे गए हैं। और एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है सिमल के जो सिंध में हॉस्पिटल्स हैं उनमें 4 से 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल ऐसे शानदार हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पर इलाज करवाने जाते हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं। और कल बल्कि वज़ीर आला सिंध ने भी बात की कि बहुत लोग कहते हैं जी सिंध में तरक्की नहीं है, तो अगर तरक्की नहीं है सेहत के हवाले से मैं बात करता हूँ तो सेहत के लिए तो बहुत से लोग कराची आकर या सिंध आकर इलाज करवाते हैं। इसका मतलब है कुछ अच्छा भी हो रहा है तो उसकी बात भी करनी चाहिए। और खास तौर पर हॉस्पिटल्स को डिफरेंशिएट भी किया उन्होंने, जैसे इंडस हॉस्पिटल के लिए सालाना ग्रांट 2.5 अरब रुपए रखी, अस्पताल की तौसी के लिए 2 अरब रुपए अलग रखे। फिर SIUT को दी जाने वाली ग्रांट जो है उसमें भी 27% इजाफा किया गया है। और फिर कोरोना वबा से निपटने के लिए जो 24 बिलियन रुपए रखे गए हैं उसमें वैक्सीन भी आ जाती है, कोविड के हवाले से हॉस्पिटल की फैसिलिटीज भी आ जाती हैं। और अब इस बजट में जो अलग से पोर्शन कोविड के लिए रख दिया गया है ताकि उसको बेहतर तरीके से टैकल किया जा सके। और इसके अलावा एक चीज़ जिस पर मेरी नज़र थी खासकर, क्योंकि हम अक्सर इसके बारे में बात भी करते होते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं खासकर कराची में ट्रांसपोर्ट की सिचुएशन बड़ी ख़राब है। लोग भी इसके बारे में जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं वो भी बात करते हैं। तो उसके लिए इस दफ़ा 15% इजाफा किया गया है खासकर ट्रांसपोर्ट के लिए और 250 डीजल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी, ये भी ऐलान किया गया। तो आई होप ये एक साल के अंदर अंदर वाकई हो जाए, ऐलान तक ये बात महदूद ना रहे। और महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट का बजट जो है वो खासा इंपॉर्टेंट भी था और उसमें खास तौर पर जो बिगर सिटीज़ हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट का इंटर सिटी तो ट्रांसपोर्ट बेहतर होगी ही होगी, लेकिन विद इन सिटी जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी बेहतर किया जाएगा। कल के बजट में बल्दियाती बजट भी रखा गया जी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट तकरीर में ये भी बताया कि बल्दियात का बजट जो है वो 31.3% इजाफे के साथ 10.48 अरब रुपए रखा गया है। फिर सूबे में अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए अलग से बजट है। सोशल वेलफेयर के लिए 18 अरब रुपए रखे गए हैं, 18.61, और महकमा विमेन डेवलपमेंट के लिए भी रकम मुख्तस की गई है 571 मिलियन रुपए। वर्क्स एंड सर्विसेज के लिए 16 अरब रुपए। और इस बजट के दौरान ऑपोजिशन का क्या रोल रहा? ऑपोजिशन नारे लगाती रही, हंगामा करती रही, शोर मचाती रही, वही रेप्लिकेट हुआ जो हमने फेडरल में देखा, फिर पंजाब बजट के दौरान देखा और फिर लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ देखी है, क्योंकि आप देखें जब नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन के नंबर्स बहुत ज्यादा हैं तो उनका जब शोर होता है या आपस में लड़ाई होती है ना वो बड़ी वाज़ेह हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे था कि PTI के नंबर थोड़े कम है, मतलब जस्ट 20% है, फिर भी आप देखें इम्पैक्ट नहीं डाल सके जैसे कि वो नेशनल असेंबली में डल सकता है या फिर कहीं PTI नहीं था ना, MQM भी थे और MQM के लोग भी वहां पर मौजूद थे। हाँ, नंबर्स कंपैरेटिवली ऑब्वियसली कम थे। इसकी वजह से ही वज़ीर आला अपनी तकरीर मुकम्मल कर सके ना। वहां पर तो शहबाज शरीफ साहब को तकरीर भी मुकम्मल नहीं करने दी, हालांकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीर थी क्योंकि वो बात थी पॉइंट्स के ऊपर, बजट के ऊपर एक एक कैटेगोरिकली वो बात करना चाह रहे थे, उनको बात नहीं करने दी गई और हंगामा ऐसा हुआ कि फिर 3-4 दफा जो है वो मुअत्तल हुआ है इजलास और फिर अब आज होगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान तो ऑपोजिशन नहीं बल्कि हुकूमत प्रोटेस्ट कर रही थी और वो हमने देखा कि हुकूमती वज़रा भी कॉपियां उठा उठा के मारे थे। खैर एनीवेज उसको हम डिस्कस करेंगे फिलहाल, चूंकि और ये एक नया ट्रेंड है आप देखें जी, क्योंकि तकरीर नहीं करने देनी, बजट नहीं पेश किया जाने देना, तो वो जो प्लास्टिक की सीटियां होती हैं वो ऐवान में ले जाते हैं और वो शोर शराबा एक ऐसी कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही होती है। बिल्कुल बैन होनी चाहिए और चेक भी रखना चाहिए, लेकिन क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं हमारे नुमाइंदों से जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं असेंबलीज में बैठकर? और सिंध में खास तौर पर जब हम बात करते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन में गवर्नमेंट पार्टी है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और शाह महमूद कुरैशी साहब हों, चाहे वो शीरी मुजारी साहिबा हों और दीगर सीनियर वजीर, खासकर वहाँ पर हमने देखा कि सीनियर तरीन वजीर जो हैं वो भी वहाँ पर शामिल थे और ये बड़ा अफसोसनाक रवैया था कि एटलीस्ट आप देखें, आप देख भी रहे हैं मालियात की मिनिस्टर साहिबा देखें किस तरह से प्रोटेस्ट कर रही हैं और फिर जो ऑपोजिशन के अराकीन हैं वो शहबाज शरीफ के डाइस के इर्द गिर्द खड़े रहे और मुसलसल प्रोटेस्ट करते रहे। गालम गलोच गलीज जबान का इस्तेमाल किया गया। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक बात यह थी कि हम जब बात करते हैं किसी से भी, कोई भी आउट ऑफ ट्रैक बात कर रहा होता है तो आप कहते हैं पार्लिमानी जबान में बात करें, पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करें, गैर पार्लिमानी इस्तेमाल ना करें। तो ये है पार्लिमानी जबान जहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव गंदी और गलीज जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतहाई काबिल अफसोस। इस पर आज हम तफसीलन बात भी करेंगे और इसके साथ साथ बजट के हवाले से बात करनी है। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ होंगे, एक ब्रेक लेते हैं फिर बात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हलीम आदिल शेख साहब, ऑपोजिशन लीडर सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक। हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कल बजट पेश हुआ 1478 तकरीबन अरब रुपए सिंध में, और ये कहा जा रहा है कि सैलरीज भी बढ़ाई हैं, कम से कम उजरत भी बढ़ा दी है। ओवरऑल कैसे देखते हैं आप एज ए ऑपोजिशन लीडर इस बजट को? देखिए जी, वैसे ही देखते हैं जैसे पिछले 13 साल में हमने देखा, और कोई तब्दीली नहीं है। अगर किताब में कजरक शजरक लगा दी है, प्रिंटिंग अच्छी हो गई है, उसको आगे पीछे से ज़रा पेपर अच्छा लगा दिया उसके अंदर, उसको ज़रा सुर्खी पाउडर अच्छा लगा दिया गया बजट बुक को, और सीएम साहब कल ज़रा टाई कोट पहन कर आ गए थे। तो मैं समझता हूँ कि ऑन सीरियस नोट के बजट अच्छे होते हैं सारे। किताब के अंदर हर बजट अच्छा होता है, चूँकि लिखा जाता है, जब ग्राउंड पे देखा जाता है, उसको जब पीछे हिस्ट्री से देखा जाता है तो फिर पता चलता है कि बजट है क्या। और इसमें एक और इशू आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने कल उसमें फ्लोर के ऊपर रेज भी किया, कि हमने कहा कि भाई एक बजट पेश कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि असल हुक्मरान तो यूनुस मेमन है। तो कल तो मैंने स्पीकर साहब से कहा कि ये तो आपकी सुप्रीम कोर्ट के आप तौहीन अदालत तो नहीं कर रहे कि असल हुक्मरान है नहीं, पता नहीं कौन बजट पेश करने आ रहा है। तो बात यह है कि बजट पेश होते हैं, लेकिन अफसोस के लैप्स हो जाते हैं, अफसोस के करप्शन की नज़र हो जाते हैं। अब मिलाकर देखिए 200 अरब से ज़्यादा का हेल्थ का बजट है, एजुकेशन का 150 अरब से ज़्यादा का बजट है, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि पिछले 13 साल के अंदर मिलाकर देखें तो फिर भी सैकड़ों अरब का बजट हेल्थ का है। लेकिन आज भी सिंध में एड्स लगी हुई है और वैक्सीन नहीं मिली थी, चूँकि जो एड्स लगी भी कैसे कि वो जो सिरिंजेस थी उनको यूज़ करा दिया गया था। आज कुत्ते की काटे की वैक्सीन नहीं मिलती है। पिछले 13 साल में हज़ारों अरब के बजट होने के बावजूद आज सूरत हाल ये है कि दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। कोविड की दवाइयाँ मार्केट में बिक रही होती हैं। स्कूलों का आपने हाल देखा है, मतलब आपने, मैं अक्सर मैं भी दिखाता रहता हूँ, आप सबको खिदमत में पेश होता हूँ मैं, लेकिन कहीं बाड़े होते हैं, कहीं गधे होते हैं, कहीं कुछ होता है। सिंध में तालीम, मतलब हज़ारा स्कूल जो है से बंद पड़े हैं, उनकी बाउंड्रीज नहीं है, बाथरूम्स नहीं है, बच्चियाँ कहाँ जाएँ। तो बात यह है कि बजट अल्फाज के हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त लिखाई पढ़ाई उसकी हुई है, लेकिन बजट में ये है कि कोई पिछले रिकॉर्ड अगर देखें तो इस दफ़ा भी अच्छी हमें वहाँ से खबर नहीं आई, और हमें नहीं लगता कि इससे कुछ सिंध की आवाम के लिए। सिंध दुश्मन बजट है, ये बड़ों का बजट है सिंध के। ठीक है, एक चीज़ बड़े वाज़ेह नज़र आ रही है कि जी सैलरी 25,000 हो गई है, हम वेलकम करते हैं, लेकिन सबसे जो वाज़ेह नज़र नहीं आ रही है कि हेल्थ कार्ड नहीं दिया गया सिंध को। वफाक की कोशिश के बावजूद 10 लाख रुपए गरीब की जेब में अगर हो, उसकी माँ बीमार हो, बेटा बीमार हो, बहन बीमार हो, हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, पंजाब ने 80 अरब रुपए रखे, सिंध ने हेल्थ कार्ड नहीं दिया। ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है, और मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरी थी इसके अंदर, लेकिन असल आता है कि जब इसको ग्राउंड पर लेके जाते हैं तो टाइम फिश, कुछ नहीं होता। ये बजट यहाँ से शिफ्ट होकर वमनी ग्रुप में चला जाता है, गिरफ्तारी के अकाउंट में चला जाता है, रक्षे वाले के अकाउंट में चला जाता है, और पापड़ वाले के अकाउंट में चला जाता है, अब आपको नहीं मिलता। जी शेख साहब, आपने कंपैरिजन किया पंजाब के बजट के साथ, जहां पर आपने 80 अरब रुपए हेल्थ कार्ड के नोटिस कर लिए, वहीं पर फिर 25,000 मजदूर की उजरत और 20% सैलरी में इंक्रीमेंट जो पंजाब ने 10% किया। इसके अलावा जैसे आप जिक्र कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का या चीज़ों का, वो तो फिर पूरे मुल्क का हाल है जी। अवाम तो जीना दो भर किए बैठे हैं, अवाम से तो गुजारा नहीं हो पा रहा है, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही है। तो फिर हम ये समझ लें कि बजट से आपकी मुराद वो फेडरल बजट हो, पंजाब बजट हो, सिंध बजट हो, सिर्फ लफ्जी है? देखिए, लफ्ज़ी नहीं होता है। अभी बरेंगा खान में हादसा, अफसोसनाक हादसा हुआ था ढेरकी में, तो वहाँ पंजाब की 1122 आई थी। सिंध में एम्बुलेंस सर्विस नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि एम्बुलेंस चाहिए तो सिंध में एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, पंजाब में है। और मैंने तारीफ़ की, चले नहीं, बड़ा अच्छा किया, 25,000 रुपये तनख्वाह कर दी, लेकिन हेल्थ कार्ड है, इतनी बड़ी ज़रूरत है। सिंध के 4.25 करोड़ लोग हो गए, तक 5 करोड़ के करीब लोग हैं, उनको हर गरीब के घर में हर शख्स के पास पैसे होते। तो बात यह है कि आज बड़े फैसले जो होने चाहिए थे, सिंध में कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है। पंजाब के अस्पतालों और सिंध के अस्पतालों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। केपी के अस्पतालों, सिंध के अस्पतालों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ की, कल आपने देखा, मैं गया था असम्बली में, इजलास किसमें गया था, कल मैं मेट्रो ट्रेन में गया था। हमने कहा देखे चलिए ज़रा मेट्रो बस में आज जाकर देखते हैं, वो सड़ी हुई
सड़ी हुई बसें, कायदे आजम के ज़माने की बसें, 1947 की बसें आज भी यहाँ चल रही हैं, सड़ी बोसीदा बसें। आज ठीक है, हमें केपी के अंदर भी मेट्रो नज़र आती है, पंजाब में मेट्रो नज़र आती है, और यहाँ तो चूँकि 13-14वां साल स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हम इनसे कहते हैं 13 साल में एक बस नहीं दी है इन्होंने, नॉट अ सिंगल बस इन पास्ट 13 ईयर्स। 13 साल में एक नई बस इन्होंने नहीं डाली है। सिस्टम है वो भी हम डाल रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट। शेख साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि नया सिस्टम नहीं है, भी अब इसमें मामला एक ये है कि आप एज ए अपोजिशन लीडर, आपकी पार्टी है, वहाँ पर आप अगर बात करते हैं एम्बुलेंस सर्विस के हवाले से, हेल्थ कार्ड के हवाले से डिमांड रखी जाती, इस पर बात होती, हमने भी नहीं देखा कि इन महीनों में कहीं जिक्र हुआ हो गवर्नमेंट की तरफ से। अगर नहीं किया गया तो अपोजिशन ने इस बात पर बहुत बात की होती तो शायद इस पर भी कंसिडर किया जाता। काश आपने हमारी प्री बजट डिस्कशन सुनी होती। एक तो ये कि एक और बताऊँ आपको, दूसरा जो यहाँ तबाही है सबसे ज़्यादा, किसकी वजह से सब कुछ हो रहा है कि यहाँ जमहूरियत का गला घोट दिया गया है। सिंध में मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वैसे तो COD इनका कहता है कि अपोजिशन लीडर के पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मेंबर भी कोई नहीं है हमारा। उससे आगे चलिए, सिंध में किसी स्टैंडिंग कमेटी में कोई अपोजिशन का मेंबर नहीं है। आगे चलिए, जो आपने फरमाया बजट, प्री बजट डिस्कशन होती है जनवरी से लेके मार्च तक, 3 महीने में। इन्होंने प्री बजट डिस्कशन नहीं की, जिसके ऊपर हमने मुजाहरा किया, जिसके हमने खतूत लिखे, जिस पे हमने शोर मचाया। उसके बाद नाखास्ता फिर इन्होंने प्री बजट डिस्कशन की और उसके अंदर ये सब कुछ हमने रखा था। अगर आप वो तकरीर रखा लिए, अभी जाइए सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, स्पीच और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अप्रैल ये वाला जो गुजरा है हमारा। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि हमने चीख चीख कर मांगी कि भाई आप अपना हिस्सा दे दे। वफाक देना चाह रहा है, चूँकि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसे हेल्थ कार्ड हम कह रहे हैं, इसके अंदर विदाउट द सपोर्ट ऑफ प्रोविंस ये बना ही नहीं है। इसके अंदर वफाक और सूबे को शेयरिंग करनी है। वफाक अपना हिस्सा सिंध को देने को तैयार है, सूबा सिंध अपने हिस्सा देने को तैयार नहीं है। हेल्थ कार्ड ही एक वाहिद चीज़ है कि KP वालों को हेल्थ कार्ड नसीब है, पंजाब को हेल्थ कार्ड नसीब है, बलूचिस्तान को मिल जाएगा। चूँकि यहाँ भुट्टो जिंदा है हमारे सिंध में, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ जरूरत नहीं ना, भुट्टो जिंदा है, हेल्थ कार्ड खपे ही नहीं भाई, जिंदा जिए भुट्टो। शेख साहब, जैसे नारा लगाएंगे तभी ठीक हो जाएंगे। अम्मा बीमार हो जाए कहो जियो भुट्टो, बेटा बीमार हो जाए कहो जिए भुट्टो, बहन बीमार हो जाए कहो जिए भुट्टो। ना हेल्थ कार्ड चाहिए ना दवाई चाहिए, बस जिए भुट्टो लगाओ और ठीक करो, दम मारो, फूक खत्म जी। इसलिए कहते हैं कि जब नहीं देंगे तो बात करेंगे जी। लेकिन ये ऐसे लग रहा है शेख साहब कि सियासी इख्तलाफात चल रहे हैं, सियासी बयानात चल रहे हैं। फेडरल वर्सेस सिंध का जिक्र आपने खुद ही कर दिया, और इससे कबल अगर हम बजट से पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वज़ीर आला सिंध की तरफ से, फिर फवाद चौधरी साहब बोले, फिर असद उमर साहब बोले, फिर आप भी बोले, ये फेडरल वर्सेस सिंध है क्या? आप तो सिंध के नुमाइंदे हैं ना, आप तो कराची के नुमाइंदे हैं। क्या वाकई में फेडरल की तरफ से फंड्स नहीं दिए जा रहे? और सच्ची खरी बात कीजिएगा, हमने आपको देखा है कभी पार्टी में भी इख्तलाफ करते हुए और अपना पॉइंट रखते हुए। क्या वाकई में सिंध के साथ सौतेला सलूक नहीं हो रहा? वो चाहे पानी के इशू के ऊपर हो, वो फंड्स के इशू के ऊपर हो, या लेफ्ट आउट फील नहीं कराया जा रहा सिंध को? चलिए आइए फिर मैं बता ही देता हूँ। आपने कहा फवाद CM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी ने की, मैंने की, बहुत सारों ने की। एक चीज़ भूल गए आप, 2 रोज़ पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ कहा, वो भी कहा, वो उसको आप भूल ही गई, आपने निकाल दिया। वो भी तो कुछ कहा। चलिए अब फेडरल वर्सेस सिंध, नहीं, उन्होंने कहा पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है, सिंध में तरक्की नहीं हो रही है। जी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो तो कहीं ना फेडरल, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हमारा पूरे मुल्क के, हमारे इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है, सिंध में तरक्की नहीं हो रही। और सिंध की असल हुक्मरान कनाडा से यूनुस मेमन है, जो कि वो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको तारुफ करा दूँ, ये ओमनी ग्रुप का बंदा है, जो ओमनी ग्रुप का टेक्निकल हेड है, जो कि उनके करप्शन में शामिल होता है। अब मैं आता हूँ आपसे स्पेसिफिकली, आइए पानी के ऊपर आइए। सबसे पहले पानी को ले लेता हूँ मैं। पानी का इशू समझिएगा, बहुत अच्छी बात की आपने इसको छेड़ा। मैं सिंध से ताल्लुक़ है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैलेंज करता हूँ आपके 24 चैनल से, मुझसे ज़्यादा सिंध में कोई एक शख्स बताइए कि जो ग्राउंड पे लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, अवाम के साथ इश्यूज़ पे खड़ा होता हो और रेस करता हो, खा वो फेडरल से हो या सिंध से हो। जी। पानी का इशू ये कि इस दफ़ा आपको मालूम है कि बहुत ही रेंज कम हुई,
मेल्ट, और उसके बाद वेदर जरा ऊपर सर्दी रही, मेल्टिंग देर से स्टार्ट हुई। तो जब रेंज कम होती हैं और उसके बाद मेल्टिंग जब देर से स्टार्ट होती है तो पानी दरियाओं में देर से आता है और उसमें शॉर्टेज पंजाब और सिंध में बराबर होती है। जब सिंध में 70,500 क्यूसेक चल रहा था उस वक्त पंजाब में भी 83,000 क्यूसेक चल रहा था। मतलब क्या कि सिंध में जो शॉर्टेज थी 32%, सेम शॉर्टेज पंजाब में भी थी 32%। उसके बाद जब मेल्टिंग स्टार्ट हुई, इस दफा टेम्परेचर देर से बढ़ा, जब मेल्टिंग स्टार्ट हुई तो सिंध में पानी बेहतर आना शुरू हो गया। इसको उन्होंने कह दिया कि जी पानी चोरी, पंजाब में चोरी, मतलब नफरत। अच्छा, पिछले साल यही हुआ था कोविड की वजह से। आपको पता है एनएफसी क्या होता है? जैसे दरियाओं में पानी का मामला होता है वैसे एनएफसी अवार्ड का मामला होता है। जितना पैसा रेवेन्यू इकट्ठा होता है वही जाके सूबों में चला जाता है, उसी के हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से सूबों को मिलता है। अगर 10 रुपए इकट्ठे होंगे 10 रुपए डिवाइड होंगे, 50 रुपए इकट्ठे होंगे 50 रुपए डिवाइड होंगे। लेकिन पिछले साल जब कोविड की वजह से रेवेन्यू और लॉकडाउन उन्होंने लगाया, लॉकडाउन नादिर शाही लॉकडाउन मुराद अली शाह ने लगाया, जिसकी वजह से 69% फेडरल रेवेन्यूज में से कराची से जाता है, तो वो शॉर्टफॉल हो गई। जब शॉर्टफॉल हो गई तो उसमें दोनों तरफ हुई। सिंध में 229 अरब रुपए कम आए, पंजाब में 475 अरब रुपए कम गए, केपी में 156 अरब रुपए कम गए। इन्होंने कह दिया कि जी सिंध वफाक ने हमारे 229 अरब पर डाका लगा दिया। और देखिए ये घटिया सोच। तो फिर शेख साहब बड़ा सेंसिबल है ना आपकी। जी मैं बात करूं, मतलब आप खुद बताता कि जी जब रेवेन्यूज कम इकट्ठे हुए हैं, ज्यादा पैसे कम आए तो पैसे नीचे कम आए। इस दफा पानी जब ऊपर नीचे कम था, फार्मूला तो था, समझना चाहिए था, पॉलिटिकली समझ लेना चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का फार्मूला के जी बारिश आता है तो पानी आता है, बारिश ज्यादा है तो पानी ज्यादा आता है। इस दफा बारिश कम आया तो पानी कम आया। मैं उसको कह देना कि तो फिर बैठकर बात क्यों नहीं की जाती? सिंध और सेंसिबल तरीके से सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया जाता? वो फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो या पानी की डिस्ट्रीब्यूशन। अरे देखिए, बैठकर ये बैठे होते हैं, वहाँ बात होती है, मीटिंग में बात नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ लॉजिक से बात करनी होती है। मीटिंग में आपको सामने जवाब देना पड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने माइक पड़ा हुआ होता है और जब बोलते जाओ सहाफी ने सवाल किया जवाब दिल कर, अब मेरा आप सवाल कीजिए मुझसे, मेरी मर्जी है, मैं घुमा फिरा के जो चाहे जवाब दे दूं। आपने सवाल करना, जवाब मैंने देना है। लेकिन टेबल पे आर्गुमेंट होता है, टेबल पे अगर बंदा बात करेगा आपने पानी चोरी कर लिया तो फौरन वफाक कहेगा हम नहीं करते, हम नहीं है इमरान खान जी इसके साथ आप चोर नहीं है। शेख साहब ये वहाँ टेबल एक और भी बड़ा अहम फ्लोर होता है जहाँ पर बात करनी चाहिए एक दूसरे के साथ, वहां पर भी कोई सवाल एक नहीं करता, वो होती है असेंबली फ्लोर। फिर वहां पर जो होता है उसके बाद तो लगता है कि वाकई कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। कल सिंध असेंबली में भी जो हुआ आपने देखा, आप वहां पर थे कि बात नहीं करने दी जा रही है, खूब हंगामा हुआ, गैर पार्लिमानी गुफ्तगू हो या कुछ भी हो। वहीं पर नेशनल असेंबली में यही कुछ होता रहा। क्या यही हल रह गया हमारे पास? फिर मैं समझता हूँ शायद आपने इजलास आप लोगों ने नहीं देखा, जब भी कल का इजलास जो स्पेशल सेशन होता है उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, लेकिन हर रोज जो इजलास होता है 1 घंटा क्वेश्चन आंसर सेशन का होता है, वो हम लोग करते हैं। उसके बाद कॉलिंग अटेंशन नोटिस होते हैं, 5 कॉलिंग अटेंशन तवज्जो दिलाओ नोटिस होते हैं, वो हम करते हैं। जो हम करते हैं वो असेंबली में सब कुछ होता है। लेकिन पर्टिकुलरली कल की बात हो रही है, कान पे जो नहीं रहते जी। शेख साहब कल की बात हो रही है, कल तो बात हुआ, नारा लगे, गलीज ज़बान का इस्तेमाल किया गया। क्या आप कंडेम करते हैं नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में? आप लोग हमारे नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौम को, और इस किस्म की ज़बान वो चाहे ऑपोजिशन की तरफ से हो या गवर्नमेंट की तरफ से, ओवरऑल क्या आप कंडेम करते हैं इस चीज को? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुजाहरा, एहतजाज, इख्तलाफ, ये सब असेंबली का हुस्न होता है, प्रोटेस्ट भी होते हैं। गंदी गालियां, गलीज ज़बान, मार कुटाई असेंबली का हुस्न नहीं होता। मैं आ रहा हूँ, मैं यस नहीं कर रहा उसको, मेरी बात आपने बीच में रोक ली ना, किसने कह दिया, मैं उसको ठीक कह रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ ये गालियां, ये मार कुटाई, ये पथराव, किताबों का पथराव, ये देख के मुझे खुद मेरा सर शर्म से झुक रहा है। मुझे अफसोस है, ये माहौल नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसको पकड़ना चाहिए कि ये स्टार्ट कहां से हुआ। वजह क्या है कि हमें पता है कि कौमी असेंबली में अली गौहर खान एमएनए ने गालियों से, आपने सुना उसने क्या कहा, कुत्ते बिल्लों की सरकार नहीं चलेगी। शर्म नहीं है ऐसी बात करते हुए उसको? बात ये जब स्टार्ट करोगे, इशू ये होता है, अक्सर हमने देखा है कि एक फुलझड़ी छोड़ दो,
कार में जाके गालियां दे दो, उसके बाद तमाशा देखो, ऐसा नहीं होता है। लाजिम बात यह है कि असेंबली की आज इन्होंने एक दिन प्राइम मिनिस्टर को बात नहीं करे, वो सामने आपके स्क्रीन पे अली गौर चल रहे हैं इस वक्त, उन्होंने यहाँ से अब नारे चल रहे हैं कल से, कुत्ते बिल्लों की सरकार नहीं अली नवाज ऐवान भी चल रहे हैं शेख साहब, जिन्होंने गंदी मां बहन की गालियां दी। जी बहुत बुरा किया उन्होंने, नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कल देखा, उन्होंने खुद भी उन्होंने कहा, मैं उन्हें भी कंडेम करता हूँ। अली नवाज अहमद जिसने किताबें मारी मैं उन्हें कंडेम करता हूँ, जिसने गालिम गलोच की उसे कंडेम करता हूँ, लेकिन जिसने स्टार्ट की जिम्मेदारी उसके और उसके बाद इन्वेस्टिगेट भी होनी चाहिए। ट्रू, बिस्मिल्लाह नहीं, मैं कहता हूँ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसको पता रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि स्टार्ट किसने की, कौन रिस्पॉन्सिबल था, किसने किया। और गाली मैं दूं, कोई दे उसको हम कंडेम करते हैं। और कल का क्या पार्लियामेंट के लिए अफसोसनाक वाकया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, जैसे कि आपने गुफ्तगू की और ओवरऑल बजट पर, फिर ये जो मामला है इस वक्त जो हुआ है उस पर उन्होंने कंडेम किया। और साथ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वाकई कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और ऐसे शख्स जिन्होंने भी ये काम शुरू किया और उसमें ज़्यादा जो फ्लेयर अप किया है सिचुएशन को, उनको सजा देनी चाहिए, बजाय कि दोबारा से उनको असेंबली में आने दिया जाए तो फिर से ये मामला हलीम आदिल शेख साहब के उन्होंने ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि अपनी जमात से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी कंडेम किया और उन्होंने कहा कि चाहे गाली मैं ही क्यों ना दूं वो गलत होगा। ये है वो स्टेटमेंट जो हम विफाकी वुज़रा और विफाकी अरकान से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना कि सारे का सारा मलबा सिर्फ अपोजिशन पर डालकर आप अपना दामन बचा लें। हुकूमती अरकान, हुकूमती वुज़रा भी इन फुटेजेस में मौजूद हैं जो ना सिर्फ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि गैर पार्लिमानी हरकत भी कर रहे हैं। आप मुराद सईद साहब को देखिए, आप बाकी लोगों को देखिए जो डाइसिस पर चढ़कर किताबें उठा के फेंक रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जब भी सियाहत की बात की जाती है खास तौर पर पाकिस्तान में और गर्मियों के दौरान, तो आपके जहन में क्या आता है? नॉर्दर्न एरियाज, वो प्यारी वादियाँ, वो खूबसूरत पहाड़, वो गिलियात जो पाकिस्तान में कम नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर नेमत यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? ये अताबाद लेके और आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही थी। कमी कहाँ रह जाती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो होटल इंडस्ट्री हो, या वहाँ पर मौजूद रहते हुए सेफ्टी की बात हो। बिल्कुल, तो इसके साथ साथ चूँकि हमने देखा कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी काम कर रही है, बाकायदा इसको इंडस्ट्री बनाना चाहती है टूरिज़्म को, ताकि इस पर इन्वेस्टमेंट की जाए और दुनिया जो है वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की खूबसूरती को देखे। लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटीज़ होना बड़ी ज़रूरी हैं, मज़ीद साइट्स होना बहुत ज़रूरी हैं, डेवलपमेंट होना ज़रूरी है ताकि लोग वाकई वहाँ पर आ भी सकें। आपको याद होगा यूके जर्नल में पाकिस्तान लास्ट ईयर वाज द टॉप कंट्री जहाँ पर आप सेफली ट्रैवल करके टूरिज्म एंजॉय कर सकते। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, आगे क्या प्लान्स हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो हम आपसे मुलाकात करवाएंगे MD PTDC पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आफ्ताब रहमान साहब से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। टूरिज्म की बात हम कर रहे हैं, टूरिज्म को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाना चाहती है एक इंडस्ट्री, इसके लिए अब तक क्या किया जा रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टॉपिक के ऊपर आज जो बात कर रहे हैं टूरिज्म की फ़रोग़ के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, इनका बहुत ही ज़्यादा फोकस है सैर व सियाहत के शोबे की तरक्की के लिए, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अभी इन पाइपलाइन है जिनके ऊपर काम हो रहा है। उसमें टूरिज़म के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी हैं, टूरिज़म की प्रमोशन के भी हैं, पॉलिसी और स्ट्रेटजी प्लानिंग के भी हैं, स्टैंडर्ड्स और सर्विसेज को बेहतर करने के भी हैं। तो अब जैसा कि आप जानते हैं 18 अमेंडमेंट के बाद जो टूरिज़्म है वो सूबाई सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है वो सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो यहाँ पे एक नेशनल टूरिज़्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड इस गवर्नमेंट ने कायम किया है, जो कि सारे सूबों को एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के ज़रिए एक नेशनल टूरिज़्म कैंपेन के ऊपर काम कर रहा है कि किस तरह पाकिस्तान के ओवरऑल टूरिज़्म सेक्टर की ग्रोथ को बेहतर करना है, कि वो मुल्क की मुआशी तरक्की में भी एक किरदार अदा करे और ज़्यादा रोज़गार के मौके पैदा करे, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए। तो उस विजन के साथ अभी तमाम सूबों में 4 से 5 नए टूरिज़्म जोन बनाने के ऊपर काम हो रहा है। उनकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ और मास्टर प्लानिंग हो रही हैं, जो कि इंशाअल्लाह सितंबर तक कंप्लीट हो जाएंगी। इसी तरह जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक नेशनल टूरिज़्म स्ट्रेटजी जो है उसके ऊपर काम कर चुकी है, उसको पूरा डेवलप कर लिया है सारे सूबों के साथ मिलके, और उम्मीद है कि वो जो स्ट्रेटजी है वो
सितंबर के शुरू में प्राइम मिनिस्टर खुद उसको लॉन्च करेंगे जी। और उसके अंदर पूरे एक 10 साल प्लान है कि किस तरह से सैर सियाहत के शोबे को आगे लेके चलना बिल्कुल है सही। और इसको एक मुल्की मईशत का एक अहम हिस्सा बनाना है। तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें इस वक्त ऑन गोइंग हो रही हैं जी। राइट। बिल्कुल सही। और इससे ना सिर्फ इंटरनली बल्कि इंटरनेशनल टूरिज्म भी फरोग पाएगा और पाकिस्तान का नाम आगे जाएगा। सर, कोविड में बड़ा मुश्किल है इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना, क्या प्लान्स बनाए गए हैं उस हवाले से, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां तो खुल रही हैं और इस गर्मी में लोग ज़्यादातर नॉर्दर्न साइड पर जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि दोबारा से वो वेव ना आ जाए, क्योंकि सब लोग इकट्ठे होंगे, SOPs को फॉलो किया जाए, इस हवाले से कोई प्लान है? जी बिल्कुल, इसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं क्योंकि हमारी शुरू ही से ये कोशिश रही है कि जो सैर सियाहत का शोबा है वो महफूज तरीके के साथ ओपन हो। जल्दबाजी से काम बिल्कुल नहीं लिया गया। पूरी प्लानिंग के साथ एक हमने सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैंपेन डिजाइन किया है। तो उसके अंदर तमाम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो होटल वाले हों, रेस्टोरेंट वाले हों, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हों या टूर ऑपरेटर हों, उनके लिए SOPs डेवलप किए गए हैं और उन SOPs के नफाज के लिए अभी मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर वर्कशॉप्स भी हो रही हैं, ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि लोग उसको फॉलो करें। और इन SOPs को बहुत लार्ज स्केल पर डिसमिनेट करने के लिए हम अपनी वेबसाइट का भी सहारा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पे हमारे जो पेजेस हैं उसके ऊपर भी इनको हाईलाइट किया जा रहा है, इनको प्रिंट करके भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। PTDC की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये तमाम आपको जो अवेयरनेस मटेरियल है वो वहाँ पे भी नजर आ जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि जो सयाह वहाँ पे जाएं वो भी इन SOPs का ख्याल रखें। बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि आपने जब ट्रैवल करना है तो पब्लिक प्लेसेस पे जाए तो मास्क पहनना है, आपने सोशल डिस्टेंसेस को मेंटेन करना है, आपने हैंड सैनिटाइजर हर वक्त अपने बैग में रखना है। तो ये 2-3 चीजें फॉलो करने से भी आपका जो सफर है वो महफूज हो जाएगा। और हम इसी को डिसमिनेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि वो अगर खुद इस चीज का एहतियात करेंगे तो कोविड नहीं फैल सकता और वहाँ के लोगों की माली मदद भी होगी क्योंकि उनका रोजगार ही टूरिज्म के ऊपर है। बिल्कुल। आफ्ताब साहब, जैसे आपने जिक्र किया है, इसके साथ साथ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने चूँकि पूरे पाकिस्तान को देखना होता है तो नॉर्थ की ही अगर हम सिर्फ बात ना करें, साउथ पंजाब में बहुत ज़बरदस्त साइट्स हैं, सिंध में बड़ी ज़बरदस्त साइट्स हैं टूरिज्म के हवाले से, बलूचिस्तान पर भी बहुत काम हो रहा है। तो इसको भी प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्लान्स बनाए जाएँ, सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज नहीं, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर साइट्स हैं आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इसको कैसे लेके चलना है? जी बिल्कुल, ये मत समझें कि ये सिर्फ सैर सियाहत का काम शुमाली इलाकों में ही होता है। सियाहत सारे मुल्क के लिए अहम है। जिस तरह KPK के इलाके, कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में इस वक्त सैर सियाहत के मंसूबों पे काम हो रहा है, उसी तरह पंजाब में अभी 4 एरिया सेलेक्ट किए गए हैं। उसमें साउथ पंजाब में मुल्तान, भावलपुर और चोलिस्तान का इलाका है, मरी के पास कोटली सतिया का इलाका है, नॉर्थ पंजाब के अंदर सॉल्ट रेंज का इलाका है और एक जो आपका ये जो DG खान के साथ इलाका फोर्ट मनरो, ये भी इसमें शामिल है। तो इन इलाकों की पूरी एक मास्टर प्लानिंग के तहत इनको ओपन किया जाएगा ताकि वहाँ पे मशरूम ग्रोथ ना हो, अच्छा टूरिज्म प्रमोट हो, पहले से प्लान शुदा हो हर चीज। तो ये सारी फिजिबिलिटीज अभी इस वक्त ऑन गोइंग है जिसके ऊपर काम हो रहा है। बिल्कुल सही। इसी तरह बलूचिस्तान में जो मेन फोकस है वो कोस्टल बेल्ट को डेवलप करने के लिए है। तो जो हमारा 750 किलोमीटर का मकरान कोस्ट है, बहुत ही खूबसूरत साहिल है, वहाँ पे अभी फिजिबिलिटी स्टडीज बन रही हैं कि कौन कौन सी जगह पे कोस्टल टूरिज्म के रिजॉर्ट्स बनेंगे और उनके प्लानिंग, ये सब काम अभी ऑन गोइंग है। सिंध के अंदर जो कीरथर का इलाका है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है, डेजर्ट एरिया है लेकिन बड़ा रिच कल्चर है वहाँ का, उसका भी एक अभी प्लान लॉन्च होने जा रहा है। तो तमाम जो सूबे हैं वो अपने अपने इलाकों में हाई पोटेंशियल साइट्स को आइडेंटिफाई करके उनकी बकायदा अभी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि जो भी टूरिज्म खुले वो प्लान तरीके के साथ खुले। बिल्कुल सही। सर, प्लान का आपने मुसलसल जिक्र किया तो जाते जाते एक चीज ये जरूर बता दीजिएगा कि प्लान चीजें करने के लिए आपको प्रीएम्प्ट प्लानिंग करनी पड़ती है, पहले से सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक तो लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है, दूसरा वो ये भी क्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको भी सपोर्ट नहीं मिलता। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको प्राइवेट सेक्टर को भी ऑन बोर्ड लेकर उसको भी ग्रूम करके थोड़ा अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए? मेरा ख्याल है अभी जो मौजूदा हुकूमत के दौर में इसके ऊपर बहुत काम हुआ है। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेटजी भी डिजाइन की है वो भी प्राइवेट सेक्टर के साथ कंसल्टेशन करके बनाई है। तो अभी ये जो गैप है थोड़ा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, इसको ब्रिज करने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद है आने वाले दिनों में गवर्नमेंट का प्लान भी है कि जितने प्लान गवर्नमेंट बना रही है
उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर से आएगी। मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स अभी डिजाइन हो रहे हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे जाएंगे, या उनको पूरी फिजिबिलिटीज बना के प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया जाएगा। कुछ प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च भी हो गए हैं केपीके में, जिसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को लेके आ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त काम ही ये है कि हमें प्राइवेट सेक्टर को एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है टूरिज्म के लिए, ताकि वो आगे बढ़े, इस पे इन्वेस्ट भी करे, और हम अपने पीटीडीसी के इवन जो तमाम मोटेल्स हैं उनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, ताकि वो अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज दे। प्राइवेट सेक्टर आगे आएगा, उनको अच्छे स्टैंडर्ड पे चलाएगा। तो इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे एक बहुत बड़ी जो चेंज है टूरिज्म सेक्टर में वो देखने में आएगी, और पाकिस्तान का टूरिज्म सेक्टर बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा। बहुत शुक्रिया आफ्ताब रहमान साहब, आपने जिस तरह से बताया जो रोड मैप है, जो प्लान है, लेकिन इसके साथ साथ मॉनिटरिंग बड़ी जरूरी है। पर प्राइवेट सेक्टर ये ना हो कि इस्तेसाल करे और इतने ज्यादा रेट्स हों। सुबह मैं आपसे बात कर रहा था कि या तो बहुत लो रेट्स होते हैं या फिर बहुत हाई एंड पे रेट्स आ जाते हैं। दरमियान में मामला होना चाहिए। मिडिल क्लास अगर लोग जाना चाहते हैं, थोड़ा सा पैसे जोड़ के जाना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ आसानी पैदा करें। ये ना हो कि बहुत ज्यादा रेट्स हों और ये ना हो कि बिल्कुल ही आपको लो स्टैंडर्ड मिले। इसके ऊपर भी देखना चाहिए गवर्नमेंट। एमडी साहब, गुड लक फॉर दैट। आई होप कि आप एक्चुअली जो गवर्नमेंट का विजन है वो ऑन ग्राउंड भी दिखा सके और ग्राउंड भी नजर आ सके। एनीवेज जी, मूविंग ऑन, कोविड की बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे अभी बताया कि कोविड के एसओपीज को फॉलो करने के लिए बड़ी हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि जो भी सयाह आ रहे हैं वहां पर वो उसको फॉलो करें। तो गुज़श्ता 24 घंटों में आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब मुल्क भर में मजीद 46 अमवात हुई हैं, 1038 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और मस्बत केसेस की शरह का अगर जिक्र करें तो वो 2.46% रहे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक मामला कल बहुत ज्यादा सरफेस हुआ, वो ये था कि लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वैक्सीन का बताया जा रहा है कि वो कम है, कहीं पर ये बताया गया कि खत्म हो गई है। उधर कराची के एक्सपो सेंटर में भी कोरोना की चीनी वैक्सीन जो है, चाइनीज वैक्सीन, वो नहीं मिल रही और वो भी किल्लत पैदा हो गई है। तो ओवरऑल एक पैनिक सी सिचुएशन कल हमने देखी है। लोग परेशान थे कि आखिर ये क्या मामला है। कल यास्मीन राशिद साहबा ने तो कहा कि नहीं अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन जो 2 दिन भी हुआ है मुझे लग रहा है कि ये बड़ा परेशान कौन। बिल्कुल, जहां पर बेहतरीन इंतजाम की तारीफ होती थी वहां पर लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं, क्योंकि और इन दी एंड उनको वैक्सीन लगी भी नहीं। तो वो लोग भी परेशान हो गए हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा ली और अभी तक उनको सेकंड डोज की डेट नहीं आई। तो इस पर हम बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, वैक्सीन कम और कल नहीं लग सकी, परसों भी नहीं लग सकी, क्या मामला है ये? देखिए जी, ये थोड़ा सा इसमें मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वैक्सीन शॉर्टेज इस वक्त हमारे पास नहीं है। 2 मिलियन डोजेस अभी भी रिजर्व में पड़ी हुई है और मजीद डोजेस जो है वो इस वीकेंड पे हमारे पास आ जाएंगी। इसमें असल में इशू ये हुआ है कि चूंकि अब वॉक इन वैक्सीनेशन खोल दी गई है और वो फ्री है कि कोई बंदा किसी भी सेंटर पे जा सकता है। तो हुआ ये कि कुछ सेंटर्स के ऊपर ज्यादा रश हो गया, ज्यादा लोग उधर चले गए, तो उसकी वजह से उस सेंटर पे वैक्सीन जल्दी खत्म हो गई। उसको रीलोकेट करने में, उन दूसरे सेंटर से वहां पर मंगवाने में थोड़ा सा टाइम लगा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं आपको बस ये क्लियर करना चाहती हूँ कि वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशंस के बिहाफ पे मैं समझती हूँ कि हमें ज्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा कि हम एंटिसिपेट करें कि कौन से सेंटर्स जो हैं वो सेंट्रली लोकेटेड हैं और वहाँ पे ज्यादा रश एक्सपेक्टेड है, तो उसके मुताबिक से थोड़ी कैलकुलेशंस को बेहतर करने की जरूरत है। शॉर्टेज किसी किस्म की भी इस वक्त पाकिस्तान में वैक्सीन की नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अब क्या सिचुएशन है? आपने कहा कि शॉर्टेज नहीं है, तो जहाँ जहाँ से शिकायत आ रही है लाहौर और पंजाब और कराची से, उनके हवाले से मामला सेटल हो गए हैं, कब तक इनको दोबारा से अवेलेबल हो जाएंगी? जी देखिए, रात को पंजाब को भी 70,000 मजीद डोजेस डिस्पैच कर दी गई हैं। 1 लाख डोजेस सिंध को डिस्पैच की गई हैं, वो भी आज सुबह वहां पर पहुंच गई होंगी। तो इसमें आज एनसीओसी का जो इजलास है उसके अंदर इन्हीं तमाम इश्यूज को सूबों के साथ डिस्कस किया जा रहा है और जहां पर जो कमी आ रही है उसको आज एड्रेस किया जाएगा। आज इसी के ऊपर एनसीओसी के अंदर जो है वो डिस्कशन है और इंशाल्लाह ताला ये जहां पर भी कमी आ रही है, कैलकुलेशंस की कमी आ रही है, या जो हमारे अपना एक प्लान होना चाहिए कि किस सेंटर पे कितनी वैक्सीन पहुंचे, उसको रिविजिट करने की जरूरत है और वो आज इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत सारे मामला एनसीओसी में क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल सही, यानी कि आप कह रही हैं कि शॉर्टेज कोई नहीं है वैक्सीन की, सिर्फ मैनेजमेंट का इशू है कि लोग ज्यादा आ गए और उन सेंटर्स पर, वो चाहे गुजरांवाला हो, फैसलाबाद हो, लाहौर हो, उन सेंटर्स पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। अब लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लोग परेशान भी हो जाते हैं कि हमें पहली डोज लग गई, पता नहीं दूसरी लगेगी या नहीं लगेगी। गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से साथ चीजें मैनेज नहीं कर लेनी चाहिए डॉक्टर साहिबा? देखिए, ये मैंने तो आपको थोड़ा सा एडमिट किया है कि हमसे मैनेजमेंट का थोड़ा इशू आया है, मगर इसमें घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है कि वैक्सीन मौजूद है और इस वक्त चूंकि एक
मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैक्सीन यूज हो रही है। कैंसिनो यूज हो रही है जो कि सिंगल डोज है। साइनोवैक वो है जो कि 28 डेज के बाद सेकंड डोज लगती है। साइनोफार्म वो है जो कि 21 डेज के बाद दूसरी डोज लगती है। इसी तरह एस्ट्राजेनेका की है, उसकी अपने 3 महीने के बाद लगती है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशन है कि सेकंड डोज के लिए जो डेट्स दी जाती हैं उसमें भी थोड़ी सी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कुछ को 21 दिन के बाद लग रही है, कुछ को 28 दिन के बाद, कुछ को 3 महीने के बाद, और कुछ की है ही सिंगल डोज। तो ये इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर वर्किंग हो रही है और बड़ा सीरियसली इन तमाम इसको एड्रेस किया। डॉक्टर साहब, अगर आप जाते जाते ये बता दें कि फाइजर के हवाले से शिकायत आई है कि फाइजर की जो 1 लाख डोज आई है वो किसी को मिली नहीं है, ये क्या मामला है? क्या इस बारे में भी कुछ गवर्नमेंट सोच रही है कि ये वाकई मिल जाए लोगों को? जी, ये बिल्कुल इस वक्त लग रही है, इस्लामाबाद में भी इस्तेमाल हो रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि फाइजर हमारे पास कोवैक्स की थ्रू आई है और उनके साथ हमारी ये एग्रीमेंट थी कि ये हम उन लोगों को लगाएंगे जिनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसमें कैंसर के पेशेंट्स हैं या जो डायलिसिस के ऊपर है या जिनका लिवर फेलियर हुआ हुआ है या और मजीद कुछ स्टीरॉइड्स के ऊपर है, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स जो हैं, तो ये उनके लिए प्रायोरिटाइज किया गया है क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। इसलिए पहले ये 50,000 लोगों को जिनको लगनी है, हमारी कोशिश है कि हम जो सीरियसली इल पेशेंट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाए और यही हमारी उनके साथ कमिटमेंट थी। इंशाल्लाह ताला मजीद डोजेस आ रही हैं फाइजर की, वो फिर उसको इंशाल्लाह बाकी जगहों पर। बिल्कुल सही डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी और क्लियर कर दिया जी शॉर्टेज नहीं है। 2 मिलियन डोज जो है डोजेस गवर्नमेंट के पास मौजूद है। मिस मैनेजमेंट का इशू है जो उन्होंने एतराफ भी किया और कहा कि बहुत जल्द ठीक कर लिया। बिल्कुल, और आई होप कि ये आज के टाइम पे ही ठीक हो जाए, जैसे कि उन्होंने कहा है कि हमने भेज दी है तमाम वैक्सीन सेंटर्स में। मुझसे बहुत से लोग सेफ हैं जिनको दूसरी डोज लगनी है वैक्सीन, और 20 लाख तकरीबन वो कह रही है और भी पड़ी हुई है आइंदा चंद दिनों के लिए। तो आई होप कि गवर्नमेंट इसको सेटल कर लेगी। वैक्सीन बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसको फौरन जो है देखना भी चाहिए और लेट्स सी कि दोबारा से ना हो। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं जी, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे नेशनल असेंबली में जो कल कुछ हुआ। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी कि इंतहाई मज़ाक़ खेज़ और शर्मनाक बिहेवियर थे जो कि दोनों पार्टीज़ की तरफ से नज़र आए हैं, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और हमने प्रोग्राम के आगाज़ में हलीमा शेख साहब से बात की, उन्होंने भी कंडेम किया इसको ओपनली। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और सज़ा देनी चाहिए जो भी इसके कसूरवार। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा? आप कंडेम तो कर लेते हैं क्योंकि आपको करना पड़ता है, गाली को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन हमने ऐसे भी वज़रा और नुमाइंदे देखे जो जस्टिफाई इस तरह से कर रहे थे कि हमने शुरू नहीं किया, जिन्होंने शुरू किया उनसे जाकर पूछिए। लेकिन जिस कदर गलीज ज़बान का इस्तेमाल किया गया, हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है? ये वो नुमाइंदे हैं जो ना सिर्फ वहाँ पर हमारे लॉ मेकर्स हैं, एक्चुअली हमारे लिए एक सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। तो ये वो सिस्टम है जो हम अपने मुल्क में राइज करें। और आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि यही चीज़ रेप्लिकेट हो जाए हर जगह पर, तो क्या सिनेरियो रहे, क्या सिस्टम रहे, वो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो या अपोजिशन की तरफ से हो। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट को तहम्मुल का मुजाहरा करना ज़रूरी है। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इसके साथ साथ चूंकि FATF का इजलास भी मतवक्के है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने 26 पॉइंट्स पूरे कर लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, थैंक यू सो मच। सलमान साहब, ये क्या हो रहा है? हंगामा राई, मछली मंडी, कानों पड़ी आवाज ना सुनाई देना तो बहुत दफा देखा, बहुत सालों से देखा, गंदी और गलीज गालियां। बात यह है कि अगर आप सब कॉन्टिनेंट की और जनूबी एशिया की पॉलिटिक्स देखें ना, तो हमें इस तरह के मुजाहरे जो है ना अक्सर पार्लियामेंट में देखने को मिले हैं, जहाँ कुर्सियाँ भी चली हैं, मुक्के भी चली हैं, लातें भी मारी गई हैं, धक्के भी मिले हैं। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये होता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भी ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे भी पहले कई वाकयात हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि जो कल का वाकया है ये क्यों कर पेश हुआ है? ये इसलिए पेश हुआ है कि कुछ अरसे से मुसलसल अरकाने असम्बली एक दूसरे पे गालम गलोच लान तान कर रहे थे। इससे पहले खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मैं स्पीकर के सर पे जूता मारूंगा, उनके सामने कहा। ये सब चीजें हो रही थी। अब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि स्पीकर जो है ना वो कमजोर है। यानी अगर स्पीकर ने बर वक्त कार्रवाई की होती ऐसे अरकाने असम्बली के खिलाफ, चाहे वो हुकूमत में और चाहे वो अपोजिशन में, तो कल का वाकया पेश ना आता। अब आप अंदाजा लगाइए ना कि जिस किस्म की गलीज गालियां अली नवाज अवान साहब ने बकी हैं और जिस तरह से अली गौहर साहब ने उनको नारे लगाए हैं और फिर रोहिल असगर ने उसके अंदर जो अपना रंग भरा है, ये सब जाहिर करता है कि या तो पार्लिमानी लीडर जो है यानी इमरान खान और प्लस शहबाज शरीफ, इनका कंट्रोल ही नहीं है अपने अरकान असम्बली पे, या इनके इमा पे हो रहा है। एक बात, और ये बात आपने बिल्कुल ठीक की इंट्रो में
कि देखिए हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती है। हुकूमत जो है ये उसका काम है कंट्रोल करना सूरत को, वो उसको अपोजिशन नहीं बनना। यहाँ ये लगता है ये उठा के मारी है, वही मैं कह रहा हूँ ना, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यही मैं कह रहा हूँ, बुनियादी तौर पे हुकूमत का काम होता है सिचुएशन को कूल डाउन करना, अपोजिशन करती है हंगामा। अब यहाँ ये है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक दूसरे से दस्तगिरबा होकर सिचुएशन को खराब कर रहे हैं। आपने कहा ना कि इमा पर हो रहा है। अब देखिएगा कल जब बात हुई थी कि शहबाज शरीफ साहब बात करना चाह रहे थे बजट के हवाले से, उन्हें बात नहीं करने देगी। और अक्सर ये कहते सुना गया है कि जी जब इमरान खान साहब आते हैं तो वो कहते हैं जी मैंने तो जाना नहीं असेंबली क्योंकि ये मुझे बोलने नहीं देते हैं। तो क्या ये इन रिएक्शन है या बिल्कुल इन रिएक्शन है? आपने देखा कि जिस वक्त इमरान खान साहब गुफ्तगू करते थे उस वक्त उनको नहीं बोलने दिया जाता, और ये आज फिर एक मुकाफाते अमल हुआ कि जब शहबाज शरीफ बोल रहे थे तो उनको नहीं बोलने दिया गया। आपको पता है इसी पार्लियामेंट में खड़े होकर बिलावल भुट्टो साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसे अल्फाज अदा किए जो कि पार्लिमानी अदाब के खिलाफ थे। अब सवाल यह है कि अगर आप पार्लिमानी लीडरों को, कायदे ईवान को और अपोजिशन लीडर के साथ अगर ये सलूक कर रहे हैं तो बाकी लोग तो बेचारे कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब सवाल यह है कि यहां आपको नजर आ रहा है कि स्पीकर जो है, मैं आप भी कहता हूं, अगर इस वाक़े को आपने आगे के लिए रोकना है मुस्तकबिल में, जिम्मेदारी बनती है इन तीनों अरकान कौमी असम्बली, जिसमें अली नवाज अवान साहब पहले नंबर पे हैं, रोहिल असगर साहब हैं, अली गौहर साहब हैं, इनको 3-3 माह के लिए स्पीकर जो है वो इनको बैन करें, इनकी तमाम मरात वापस लें और बाकायदा जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जा रही है वो हो। यानी आप देखिए लोग अरकान असम्बली स्पीकर के डाइस पे आके वहां पे खड़े हो जाते हैं और उनको वहां पे लान तान करते हैं। अच्छा, अपोजिशन लीडर को लान तान, कायदे ईवान को लान तान। अगर आपने इस तरह से ईवान चलाना है तो बराए मेहरबानी फिर इस पार्लियामेंट को बंद कर दें, क्योंकि इस पार्लियामेंट को चलाने का तरीकाकार जो आपने वजह किया है वो तो ना सियासी है ना जमहूरी है, और इससे सियासत और जमहूरियत का जो तशख़्ख़ुस है वो खराब हो रहा है। और इसमें मैं बड़ी जिम्मेदारी देता हूं कि दोनों कायदे ईवान को, यानी कायदे इख्तिलाफ को भी और कायदे ईवान को भी, कि वो अपने अपने अरकान की सरकोबी करें जो ये काम करते हैं। अब हम देख रहे थे कल वुज़रा जो है वो भी खड़े होकर बड़े पुरजोश तरीके से लगे हुए थे। मुझे हंसी भी आई थी थोड़ी सी, मैं कंफ्यूज भी हो रही थी कि भाई ये जो कॉपियां फेंक रहे हैं, उठा के मार रहे हैं, किसके खिलाफ मार रहे हैं? शफकत महमूद साहब जिस तरह कर रहे थे, जिस वक्त अली गौहर साहब नारे लगा रहे थे तो उनके इर्द गिर्द मुस्लिम लीग उनकी सीनियर लोग और हंस रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। ये वो तरीका है जो पोलराइजेशन आपने पाकिस्तान में पैदा की है, उसका नतीजा हम देख रहे हैं। लेकिन सलमान साहब, मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना अपनी वो ऑपोजिशन वाला स्टांस मिस करती है, इसलिए इस रंग में आ जाती है। बजट के दौरान जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था और खवातीन अरकान, आपने देखा कैसे उनके बैनर्स और पोस्टर्स छीन रहे थे। यही तो आपको कह रहा हूं, मैं तो आपको ये कह रहा हूं, लगता ये है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अभी तक अपोजिशन का जो एक पूरा मामला है ना उससे माइंड बाहर निकल पा रहे। वो उनको लग नहीं रहा कि हम हुकूमत में, उनको लगता है कि हम अपोजिशन में हैं और उसी तरीके से चढ़ाई करेंगे जैसे अपोजिशन की सूरत हाल, अपने माइंडसेट की तब्दीली। लेकिन एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कासिम सूरी साहब का और असद कैसर साहब का, जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तो तरीके तो एतमाद आ रही है जुम्मे को, और स्पीकर के हवाले से सोचा जा रहा है। क्या ये भी एक है हल के मामला? आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है वहां पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, इससे पहले आपको पता है पिछले दौरे हुकूमत में 2013 में पीपल्स पार्टी और PMLN के लोग आपस में किस तरह से लड़ पड़े थे। मसला स्पीकर के कंडक्ट का है। अब वो स्पीकर का कंडक्ट ये है कि वो गैर जानिबदार हो के जो लोग भी, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो अपोजिशन, यहाँ पर उनके पास वक्त है कि वो कर सकते हैं। उनके पास वक्त भी है, और अगर उन्होंने ना किया तो ये मुस्तकबिल में फिर इस तरह के वाकयात होंगे। अब वो ये कह देना कि जी मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा, भाई वीडियो मौजूद है, हर चीज मौजूद है, सबका पता है किसने क्या रोल प्ले किया है। आप इनके खिलाफ आज एक्शन लें, और अगर पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर हैं, यानी इमरान खान साहब PTI के लीडर हैं और शहबाज शरीफ साहब वहां पे PMLN के अपोजिशन के लीडर हैं, दोनों को भी अपने अपने इन अरकान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक स्पीकर कार्रवाई करे, एक पार्लिमानी लीडर जो है वो कार्रवाई करे, और पार्लियामेंट का कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, इसको एक मछली मंडी ना बनाए। देखिए, बात यह है कि पहले ही पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत कमजोर है। लोगों का परसेप्शन यह है कि ये सारे अरकान पार्लियामेंट जो है, और ये जो पार्लियामेंट है, ये अवाम के टैक्सों से अवाम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और आप फिर उसके अंदर ये मुजाहरा करेंगे तो फिर उससे क्या रिफ्लेक्ट होगा? देखें, जमहूरियत में देखें लड़ाइयां हो जाती हैं। आप देखें यूक्रेन की पार्लियामेंट में देखें, कोरिया में देख लें, रशिया में देख लें, अक्सर यूरोपीय मुमालिक में, इंडिया में एक दूसरे को कुर्सियां मारते हैं, बहुत बहुत जख्मी हो जाते हैं लोग। तो फिर ये जमहूरियत में होता है। लेकिन बात यह है कि एक हद से क्रॉस करना, रेड लाइन क्रॉस करना। देखिए, बात यह है कि जब हम दूसरे मुल्कों की मिसालें देते हैं ना, जरूर दें, लेकिन ये लोग जो हैं माशाल्लाह, जिन्होंने जमहूरियत का पूरा बेड़ा उठाया हुआ है, और बड़े बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, कई 6-6 दफा यहां पे मुंतखब हो चुके हैं, अगर इनका ये एटीट्यूड है
तो ये नए आने वाले अरकान पार्लियामेंट के लिए क्या एक मैसेज जो है वो छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान में, सियासतदानों के लिए, सियासी जमातों के लिए, इंटेलिजेंसिया के लिए क्या मैसेज छोड़ रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमें भी जस्टिफिकेशन नहीं बनानी चाहिए, फला जगह होता है इसलिए यहां होता है। भाई एक चीज गलत है, चाहे वो वहां पे हो और चाहे यहां पे हो, और जब तक आप इसका एक्शन नहीं लेंगे उस वक्त तक ये वाकयात नहीं रोकेंगे। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि खाकान अब्बासी जो साबिक वजीर आजम है, अगर वो हाउस ऑफ कस्टोडियन को कहें कि मैं तुम्हारे सर पे जूते मारूंगा, तो आप अंदाजा लगाइए फिर हाउस ऑफ कस्टोडियन की क्या हैसियत रह जाती है। तो इसलिए इस सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कल के वाकये में मैं समझता हूं कि पीटीआई के लोग और हुकूमत जो है वो ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वो हुकूमत में है। बिल्कुल, वो हुकूमत में है और ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन अब जो ये असद कैसर साहब के खिलाफ भी कोशिश सोच रहे हैं, वो तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और कासिम सूरी, आपको लगता है कि हुकूमत अपने अपोजिशन अपने नंबर पूरे कर सकेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक अदम एतमाद, चाहे वो डिप्टी स्पीकर, अभी तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हो रही है ना, यही नाकाम हो जाएगी तो फिर स्पीकर के खिलाफ कैसे जाएगी? क्योंकि देखिए इस वक्त नंबर गेम जो है ना वो बहरहाल हुकूमत के हाथ में है। ये कह देना कि अगर ये 179 और 163 का देखिए ना, मिसाल के तौर पे अगर ये पास असद जो कासिम सूरी साहब खत्म होते हैं, अगर तहरीक एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर बजट कैसे पास होगा? और तारीख में पहली बार होगा अगर ऐसा हुआ। ऐसा होगा, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, उससे पहले कोई तस्फिया हो जाएगा और सजा मिल जाए तो वही मेरे ख्याल है काफी सजा। देखिए अगर आपने सजा ना दी तो ये वाकयात रुकेंगे नहीं, मुस्तकबिल में ये वाकयात फिर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और इशू है जी सलमान साहब, आपके इस बारे से बड़ा क्लियर कर आपने बता दिया कि सजा होनी चाहिए जो भी इसका जिम्मेदार है, और आपने नाम ही बता दिए हैं। आगे बढ़ते हुए एक और मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, आगे पॉलिटिक्स के लिए। FATF का इजलास जो होना है, पाकिस्तान ने 26 पॉइंट्स क्लियर कर लिए अब तक आउट ऑफ 27, मतलब एक रह गया है। टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जो पॉइंट्स थे, आपको क्या लग रहा है, क्या इस वक्त सिचुएशन है FATF में पाकिस्तान की लॉबी के हवाले से, या फिर पॉइंट्स जो पाकिस्तान ने अचीव किए? देखिए पाकिस्तान ने FATF में परफॉर्म तो बहुत अच्छा कर दिया है। 27 में से पहले 24 पॉइंट्स के ऊपर लास्ट इजलास में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर करार दिया गया। 3 पॉइंट ऐसे थे जिसके ऊपर कहा गया कि अभी आपको और काम करने की जरूरत है। अब इन 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट्स पे मजीद परफॉर्मेंस जो है उनको कहा गया कि इंप्रूव हुई है। अब एक नुक्ता है जिसके ऊपर अभी थोड़ा सा उनका कंसर्न बाकी है। लेकिन देखिए ये मसला जो है महज एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, महज लीगल नहीं है, इसकी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। अब पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि किस मुल्क पे आपने प्रेशर रखना है और किस मुल्क को आपने उस प्रेशर से रिलीज कराना है। पाकिस्तान ये चाह रहा है कि इस वक्त बड़ी ताकतें जो हैं वो हमें इस प्रेशर से रिलीज करवाएं, क्योंकि हमारे मुकाबले में हिंदुस्तान जो है वो भरपूर कोशिश करता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाला जाए पहले नंबर पे, और अगर ब्लैक लिस्ट पे ना डाला जाए तो कम से कम वो ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकले। हालांकि टेररिज्म फाइनेंसिंग का इशू इस वक्त हमसे भी ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर भी है, लेकिन हिंदुस्तान पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लग रही है। तो इसका मतलब है कि एक पॉलिटिक्स तो उसके पीछे है ना, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो अब इजलास हो रहा है इस पे मैं ये तो नहीं मैं आपको श्योर कर सकता कि पाकिस्तान का आज या ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, ये मैं नहीं कहता, लेकिन कम से कम पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया जाएगा कि पाकिस्तान ने फाइनेंशियल टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मे बी ये जो अभी आपके सामने एक बड़ी डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान अमेरिका को जो है वो फौजी अड्डे फराहम करे, इस कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 टोक ऐलान किया है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे अगर वो हुकूमत में है। यहाँ पे लगता है कोई डेडलॉक भी क्रिएट हो जाए, और FATF को और इसको जोड़कर अगर आप देखने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना वो हमें और इंतजार करना पड़ जाए शायद इस काम के लिए। लेकिन ये है तो पॉलिटिक्स, जब तक बड़ी ताकतें ग्रीन सिग्नल नहीं देंगी FATF से, लेकिन बड़ी ताकतों का आपने जिक्र किया, इंडियन लॉबी भी तो वहाँ पे बड़ी, मैं कह रहा हूँ वो भी बड़ी ताकतें हैं ना, वही जो इंडियन लॉबी है उसका जो नेक्सस बना हुआ है अमेरिका के साथ, बाकी मुल्कों के साथ, वही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चाइना हमें सपोर्ट कर रहा है। देखिए दुश्मन तो करता है, दुश्मन ने तो करना है आपके खिलाफ लॉबी। आपने अपनी लॉबी के लिए क्या किया? हमने अपनी लॉबी के लिए अपनी लॉबी के लिए ये किया है कि 27 में से 26 पॉइंट अपनी परफॉर्मेंस इसकी वोटिंग की बात आ जाए, इसमें हमें सबसे बड़ी सपोर्ट चाइना से हासिल है। ठीक है, ना मुमालिक जोड़े ना, पाकिस्तान के साथ सिर्फ चाइना है या तुर्की खड़ा हो जाता है। मैंने आपको बता दी ना, अगर आज आप अभी फौजी अड्डे देने का ऐलान करें वाज़े, सुबह आप जो है ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। आप दे दें, फिर अगर आपको समझ आती है कि शायद पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, हमें फौजी अड्डे दे देना। तो अगर पाकिस्तान रहता है ग्रे लिस्ट में कितना नुकसान हो सकता है? सर देखिए कॉस्ट, देखिए हम तो कई साल हो गए ना, तो ये ग्रे लिस्ट में हम पड़े हुए हैं और इस सारे कॉन्टेक्स्ट में हम इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम निकल जाएंगे तो हमारा जो इस वक्त इकोनॉमी का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आगे बढ़ा है और एक परसेप्शन बढ़ा है। कल देखिए मूडीज ने, मॉर्गन्स ने
और आलमी बैंक ने पाकिस्तान की, वर्ल्ड बैंक ने कहा है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़ी है, तो इससे हमें बड़ा बूस्टअप मिलेगा। और कहा आलमी बैंक ने कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बड़ा महफूज मुल्क है, तो इस लिहाज से अगर हम ग्रे लिस्ट से निकलते हैं तो हमारा मार्जिन और ऊपर जाएगा, और अगर नहीं निकलते, अभी थोड़ा सा और वक्त मिलेगा, तब भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी ये जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है कि पाकिस्तान ने कोविड के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को परफॉर्म किया, जहां इंडिया की इकोनॉमी नेगेटिव पे गई है, -7 पे चले गए। हमने वो डिप देख लिया और हम वापस आ गए, उस डीप पॉइंट से वापस आ रहे हैं। दैट इज अ गुड पॉइंट। लेकिन सलमान साहब, आपको कितना टाइम लगता है कि हम यहाँ पे हैंग एन करते रहेंगे? क्योंकि कुछ चीजें बड़ी ऑब्वियस होती हैं, जैसे ये बड़े बड़े अड्डे दे दें। एग्जैक्टली, अड्डे तो हम नहीं देने वाले ना, अभी तो वज़ीर आज़म साहब ने क्लियर कर दिया। एक है अफगान पीस प्रोसेस। अफगान पीस प्रोसेस के अंदर भी हम पर एक बड़ा प्रेशर है अमेरिका की तरफ से, और हमने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं सुने। वो प्रेशर क्या है? वो प्रेशर ये है कि जो अफगान पीस प्रोसेस का माहिदा है ना, इसमें हम हिंदुस्तान के लिए स्पेस निकालें और हिंदुस्तान को ऑन बोर्ड लें, यानी इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान उसमें रिलेक्टेंट है। अच्छा, यानी आप अंदाजा लगाइए ना, अभी आपके सामने अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी एडवाइजर है हमदुल्ला, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जिस किस्म की खौफनाक बैशिंग की है, उस पर अमेरिका कुछ नहीं कह रहा। उसने अफगान हुकूमत को नहीं कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, सारा पीस प्रोसेस सबोताज कर रहे हैं, पाकिस्तान डूइंग अ गुड जॉब। लेकिन अमेरिका वहां पे खामोश है। तो अमेरिका को अपने भी दौरे मेयार जो है ना वो पीछे छोड़ने पड़ेंगे अगर वो चाहता है कि इस खित्ते में पीस का प्रोसेस आगे बढ़े। तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा उन तमाम एफर्ट्स को जो पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने यह तजुर्बा करके माजी में देख लिया है कि पाकिस्तान को निकाल के अफगान पीस प्रोसेस नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक मेजर स्टेक होल्डर है, बिल्कुल है, और पाकिस्तान रहेगा, और पाकिस्तान अपना किरदार इंशाल्लाह बड़े भरपूर तरीके से निभाता रहेगा, जैसे माजी में कुर्बानियां दी हैं, आगे भी पाकिस्तान इंशाल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से इस किरदार को निभाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अमेरिका जो है वो थोड़ा सा होश के नाखुन ले, दहाइयों से चल रही है सलमान साहब, और वो चलती आएगी। हमें बस अपना रोल प्ले करना है, उससे बचते बचाते ना कहीं आगे जाना है। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, इसी के साथ हम आगे जाते जाते, चूंकि ब्रेक पर जाना है हमें, लेकिन आपको एक मज़ेदार सी खबर सुनाकर जाते हैं। मज़ेदार सी खबर ये है कि आपने जानवरों को कभी मुस्कुराते और हंसते हुए तो शायद देखा ही होगा, या आप अज्यूम कर लेते हैं ना, बिल्ली कुत्ते जो आपने घर पे पेट्स रखे होते हैं, लेकिन कभी किसी मछली को मुस्कुराते हुए देखा? मछली को मुस्कुराते हुए वाकई नहीं देखा, लेकिन एक मछली है ऐसी जी, स्टिंगरे फिश है, जिसको अगर आप टिकल करते हैं या फिर गुदगुदी जिसे कहते हैं अगर करते हैं तो वो हंसती है इंसानों की तरह, जो कि यूट्यूब पर अब वीडियो भी चल रही थी और बड़ी वायरल हुई कि आप उसको जरा से टिकल करेंगे तो वो कैसे हंसेगी। ये देखें वो एक्चुअली उसको करके दिखा भी रहे हैं कि उसको गुदगुदी कर रहे हैं, और एकदम से वो अपना जो उसकी पूरा वो फेस है, उसकी शेप ऐसे लगता है जैसे कि वो हंस रही है। तो अक्सर कहते हैं ना, जानवरों का भी दिल होता है, जानवरों को भी महसूस होता है, उनके भी इमोशंस होते हैं। तो चले, मछली के भी इमोशंस होते हैं कि आप उसको टिकल करें और वो हंसना शुरू करें। इंटरेस्टिंग खबर थी आपके साथ शेयर की। हमें एक ब्रेक लेनी है और फिर दोबारा मिलते हैं हमारे वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये है जी कि वैक्सीन का मरहला बड़ी तेज़ी से दुनिया भर में जारी है। और आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में बहुत सी वैक्सीन के ट्रायल्स भी हुए हैं, जिसमें कैंसाइनो भी शामिल है, और अब साइनोवैक जो है वो भी यहाँ पर चल रही है, इस वक्त प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ रही है। तो वहीं पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट फेज़ में दाखिल हो चुकी है, फेज़ 3 में वैक्सीन, जिसका नाम है ZF2001, और ये जो कंपनी है ZFSW द बायोलॉजिक्स कंपनी, जो कि चाइना में बहुत बड़ी लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, वो पाकिस्तान में इस वक्त रिसर्च कर रही है और वैक्सीन की ट्रायल्स कर रही है। बिल्कुल, और कंपनी के पास 30 करोड़ वैक्सीन बनाने की सलाहियत मौजूद है। सिर्फ ट्रायल कंप्लीट करना है और उसके बाद ये वैक्सीन बहुत जल्द मार्केट में अवेलेबल भी हो जाएगी। और फेज 3 ट्रायल का चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान में ये UHS के इश्तराक से, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के इश्तराक से पूरा ट्रायल फेज चल रहा है। अब ये कितनी कारआमद है और कितनी खुराकों पर मुश्तमिल है, और इस ट्रायल के दौरान कितने फेजेस हैं, कौन सी एज के लोग जाकर इस ट्रायल का हिस्सा बन सकते हैं और उसका फ़ायदा क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मरिया, जो कि इस पूरे ट्रायल को न सिर्फ हेड कर रही हैं बल्कि एक्चुअली उसकी इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचा भी रही हैं। हेलो डॉक्टर मरिया, एंड वी वेलकम यू इन आवर शो। Thank you so much. Thank you for your time. How's this trial going so far? Now we already have 2,800 volunteers already. So now we can say our clinical trial is going smoothly. And for our target is actually 11,000 volunteers. We still have to work hard on it. But as far as now,
all the sites is working well, and the doctors, they are also working well. So I think at the end of this month, our recruitment work will be done. But after recruitment, we have like 2 doses, second dose and third dose. So it will take maybe 2 or 3 more months. 2 3 months more. Yes, yes. Okay. So, Dr. Maria, tell us something about this vaccine. What's the type of this vaccine? How many phases do we have to, like how many jabs do we have to get for this? Tell us something about it. Yes. Well, this vaccine is a 3 doses vaccine, and this is based on the protein. This is a technology called recombinant technology. So our vaccine is using recombinant, and this is based on the protein subnet. So as you can see from the name, the protein is more safer than those virus-based the vaccines. So it's more safer, and because of the safety, so that means you have to get 3 doses. That's also reasonable. Like the third dose will be the booster. For make it will you be a booster. Booster against the immunity. Yes, yes. For you protect the people longer from the virus. Yes. So मैं थोड़ा सा साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूँ उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ताउन से ये पूरा एक ट्रायल चल रहा है जिसमें लोग वॉलंटियर करेंगे। इनके 11,000 नंबर्स पूरे होने चाहिए, जो अब तक 8,000 लोग वॉलंटियर कर चुके हैं और इस ट्रायल का हिस्सा हैं। इस वैक्सीन के अंदर जो कॉम्बिनेशंस और टेक्निक इस्तेमाल की गई है वो बाकी तमाम वैक्सीन से डिफरेंट है। इसमें प्रोजेंट और एंटीजन यूज किए गए हैं। जो लाइव कोविड वायरस है उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। दैट्स व्हाट डॉक्टर मरिया वाज एक्सप्लेनिंग। और इसमें एक और फायदा ये होगा क्योंकि इसके 3 जैब्स हैं, यानी कि 3 शॉट 3 डोजेस हैं, जिससे आपको लंबे अरसे के लिए, इस ट्रायल का जो स्टडी है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लंबे अरसे के लिए इम्यूनिटी मिलेगी और आप कोविड से खुद को महफूज रख सकेंगे। डॉक्टर मरिया, व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर द पीपल हु वॉलंटियर फॉर दिस ट्रायल? Okay, first the benefit is that you can get the vaccine. Yeah, that is first the benefit. Then after that, we will like give every volunteer for the transportation. Like if you want to come, we will provide the transportation. We have many buses all over the Lahore city, and you just tell us, we will go to pick you up. And we also give every volunteer 60,000 for the inconvenience. 16,000. Yeah, 16,000 for the inconvenient. Because if you come to our clinical trial, you have to ask off from your work maybe. So we have to pay for that, for your inconvenience. Compensation is 16,000. Yes, yes, that's true. And also, we bought the insurance for every subject, every volunteer, and also the medical care. If they get any side effect from related to our vaccine, definitely we will like take care of him. You'll take care of the patient as well. Okay, if somebody gets the vaccine, what about the placebo vaccine? Because we have heard that there is a placebo effect as well, and there is something as well that if somebody gets a vaccine and still gets corona, COVID, what will you be the compensation for that? We mostly will give them like $50 or $100 to $100. It depends on the severity of that COVID-19 cases. Okay, so how long is the procedure? Does this have any side effects so far? Yes, we call this side effect, you mean seriously one, right? Seriously one is... Serious ones or the lesser ones? Yeah, we have. But serious one is very less. It's only the serious one is COVID-19. When the people got COVID-19, we call it seriously one. So basically, जिसना डॉक्टर मरिया बता रही सिमिल के 16,000 रुपया एक तो देंगे वॉलंटियर्स को, इसके अलावा अगर किसी को कोविड हो जाता है, कोरोना हो जाता है, तो उनको भी स्पेशली टेक केयर किया जाएगा $100 to $150 के साथ। और इसके अलावा जो अगर किसी को साइड इफेक्ट्स आते हैं तो उन पेशेंट्स को भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो यानी कि आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। 3 इसकी जिस तरह से बताइए उन्होंने डोजेज हैं, तो इसमें आपको इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। डॉक्टर मरिया, as just you told that you have 3 jabs for this vaccine. How long will it take for the completion of the vaccine? It will take 2 months. The first dose is at 0 day, and the second dose is 30 day. Third dose is 60 day. Okay. So is there any age limit for volunteers? Age limit for any volunteers? Yes, our volunteer is from 18 to
18 to 80, yes. 18 Okay. to 80 Yes. can become part of this Yes. So basically, you are going through the trial phase. How important is this trial method? Because when some vaccine comes to the world, it has to go through the trial period. It has how, to. how important is this? Well, you know, we have to, for the medicine, for the vaccine, that is for human health. So for human health, we have to, every tiny thing we have to take care. So we have to know what is all the side effect of a vaccine, of a medicine. Otherwise, if the medicine come to the market and we do not know about the side effect, it will cause a lot of problem. So as we can keep it like the safety, then we can make this vaccine or medicine on market. Okay, So- Dr. Maria, this is very important that you study it very closely and you calculate all the facts very clearly. That's how you'll, cross all the stairs. So it's in the trial phase, and how long it's going to take to come in the market, the trial approval, and then it goes to the bigger health associations which will approve that, and then it'll become available in the market. How long do you think it's going to take? Well, to be honest, our vaccine already on the market in China, in Uzbekistan, and some other country. Okay. And also Pakistani government draft, I mean, the draft of CEO of the draft, they already talked to us. They want our vaccine to go to the market because we can use our own Chinese marketing approval in Pakistan. Okay. But still we want to first finish our clinical trial in Pakistan. So then we can do some Right. How So long is it marketing. going to take? How long, is it how gonna long take? will it take? I guess it will take maximum half a year. Okay, maximum. within 6 months you are ready to give it to Pakistanis as well. Beside this, so what is the total capacity of your company to produce the vaccine? Because that is also important, because the world needs vaccines more Yes, now. yes. So what is the capacity that you have? It's 30 billions. 30 million. 30 billions. 30 billion That's a year. Okay. Yes. over a year. So I think अगर इसका ट्रायल फेज कंप्लीट हो जाता है इस वैक्सीन का, जिसको ZF 2001 कहा जा रहा है, जब ये ट्रायल फेज क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये वैक्सीन अवेलेबल होगी, तो जो डोज की अमाउंट है वो उस कंपनी से बहुत जल्दी प्रोड्यूस भी हो जाएगी, क्योंकि उसकी इतनी कैपेसिटी है और वो मार्केट में अवेलेबल भी होगी. तो जो अगर कहीं प्रॉब्लम आती है कि वैक्सीन कम हो गई या पूरी दुनिया की आबादी को ये जो मौजूदा वैक्सीन है वो केटर नहीं कर सकती, तो आई थिंक दिस 30 वैक्सीन करोड़ विल प्ले वैक्सीन एन बनाई है. इंपॉर्टेंट रोल. एग्जैक्टली. जी, 30 करोड़ वैक्सीन की कैपेसिटी है. सो मारिया, व्हाट इज द प्लान नाउ? आर यू सेटिस्फाइड विद द ट्रायल फेज 3? आई होप दैट यू आर सेटिस्फाइड, बट डू यू सी एनी प्रॉब्लम्स अप टिल नाउ? Yes, actually, we like our clinical trial worker. We never get satisfied because we always want the more faster. But I have to say, like all the workers here, they are really working hard, and I really appreciate them. All the doctors in Okay, so Dr. Maria, we Yes. were just talking about this trial and everything, but it's very important that people cooperate as well. People are well aware, or people know what is it to become part of the trial. So do you think any reluctance in people who volunteer for this phase? do you see any problem that Do you people see are any not problem? People volunteering are for not this volunteering, vaccine? people are there's- not well aware about the trial phases and everything. There's a lot of problem here. So because many people actually they do not know about the vaccine, they do not about our technology about this vaccine. Maybe some people they're still afraid. So what we are willing is more and more people How come. can you convince them? This is your camera, this is your platform. Convince them. You have to convince Go ahead. people that they How should can come you, and How volunteer. will you provide them information? Well, first I will tell them, you do not worry about this. This is really safe and already authorized by your government. Okay. Yes. Yeah, the So, government has authorized. Yeah, yes. yeah. The government can be your guarantee for Definitely. that. And we bought insurance for you, and we take care of you, and also the medical care. If you get any side effect, we can take care of you. Okay. So that is the way. That's the right thing, that the government is basically the guarantor here, because they are doing it with you. Yes. Apart from Pakistan, I have read that your vaccine has been trialed in different parts of the world. How is the response there? That is you want to me tell you other The countries? Other response, countries yeah, as the well. response of the your response in vaccine. other countries, like you said, Uzbekistan and China. other countries, yeah. Other countries, they're all going well. Okay. Yes, and
So you don't have any problem regarding this vaccine from anywhere in the world? We have problems, but those problems we can solve it. Okay, you can wait. So अभी एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग जो लोगों के एतमाद बहाल करने के लिए डॉक्टर मरिया बता रही थी वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उसकी इंश्योरेंस जो है वो इनकी कंपनी और ये जो ट्रायल कर रही है कंपनी वो अफोर्ड करती है। इंश्योरेंस से मुराद ये है कि खुदा न खास्ता आप बीमार होते हैं तो पूरा मेडिकल केयर किया जाएगा, आपको वो तमाम पैसे और तमाम जो जिस तरह से कहते हैं ना केटर किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा। सो दे टेक केयर ऑफ यू, सो व्हाई नॉट बिकम पार्ट ऑफ सच ट्रायल। इस ट्रायल का हिस्सा बनके हम अपना एक नेशनल रोल, एक सिविक रिस्पांसिबिलिटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनके साथ है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑथराइज्ड है, यूएचएस इसको मॉनिटर कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको देख रही है, तो टेंशन की बात नहीं है। वैक्सीन सभी जो इस फेज में जाती हैं, जैसे पहले भी कैंसाइनो थी, साइनोवैक थी और पाकवैक है, वो पाकिस्तान में सेफ हैं तभी वो ट्रायल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको लाकर कोई वैक्सीन दे दिया और ट्रायल किया जा रहा है। इस बारे में आपने वरी नहीं करना, पाकिस्तानी कौम है ऑब्वियसली ये भी होता है ना, आप किसी की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए उसका बैक ट्रैक चेक करते हैं, तो यूएचएस के ताउन से ही कैंसाइनो जो है उसका ट्रायल हुआ था, वो मार्केट में है, मार्केट में अवेलेबल है और गवर्नमेंट उसको लगा रही है। सो आई थिंक यू शुड वॉलंटियर फॉर दिस और अपना रोल प्ले करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मरिया, थैंक यू वेरी मच, गुड लक फॉर दिस होल ट्रायल, आई होप दैट यू कवर इट स्पीडीली। Thank you very much. तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने भी देखा डॉक्टर मरिया की बातें आपने सुनी है, तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, चाहे वो ट्रायल फेज़ में ये वाली वैक्सीन है या फिर कोई और वैक्सीन जो कि आपको अवेलेबल है। बहुत से लोग सिमिलर भी ऐसे कहते हैं कि जी हमने वैक्सीन नहीं लगवानी है, ऐसे मत कीजिए क्योंकि वैक्सीन ही वाहिद हल है। एसओपीज़ तो आप एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो ये बड़ी ज़बरदस्त वॉल बन जाएगी अगेंस्ट कोरोना, तो आप इसको ज़रूर लगवाइए। बिल्कुल सही। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।